ये कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय सुरेश के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। उस समय सुरेश कॉलेज में पढ़ता था और एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम काम करता था। एक रात करीब 3 बजे जब वो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला था, तभी पिज्जा शॉप का फोन बजा। सुरेश। हेलो, पिज्ज़ा कॉर्नर। 5 फुल साइज पिज्ज़ा अभी इसी एड्रेस पर भेज दो। सुरेश पहले ऑर्डर लेने से मना करने वाला था, क्लोजिंग टाइम हो चुका था, लेकिन 5 फुल साइज पिज्जा, बड़ा ऑर्डर मतलब अच्छी टिप, और सुरेश को पैसों की जरूरत थी। उसने ऑर्डर ले लिया। रात बहुत हो चुकी थी, सड़क कच्ची, दोनों तरफ घने जंगली पेड़, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, सिर्फ बाइक की हेडलाइट और गहरा अंधेरा। कुछ देर बाद वो उस एड्रेस पर पहुंचा। उसके सामने एक पुराना अजीब सा घर खड़ा था। कोई लाइट नहीं, कोई हलचल नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर सालों से वीरान पड़ा हो। सुरेश घबरा गया। सर, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। शायद घर खाली है। लेकिन मैनेजर ने फोन नहीं उठाया। अगर वो पिज्जा वापस ले जाता तो सैलरी कट सकती थी। हिम्मत करके वो गेट की तरफ बढ़ा। तभी घर के अंदर एक लाइट जलती। सुरेश ने डोरबेल बजाई। पिज्ज़ा डिलीवरी? कोई जवाब नहीं। फिर से बेल बजाई। इस बार अंदर से कदमों की आवाज आई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जैसे ही वो मुड़ने लगा, गेट अपने आप खुल गया। हॉल में एक डिम लाइट जल रही थी, पर वहां कोई नहीं था। तभी सोफे के नीचे से एक बिल्ली निकली और एक कमरे में भागी। जैसे ही बिल्ली अंदर गई, उस कमरे की लाइट और टीवी अपने आप ऑन हो गए। बच्चों की हंसी गूंजने लगी। सुरेश गुस्से में उस कमरे में गया। कमरे में 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं। वे बिना पलक झपकाए सुरेश को घूर रही थीं। मैं कब से बेल बजा रहा हूँ। घर में कोई बड़ा है क्या? पेमेंट कौन देगा? लड़कियां चुप रहीं। अचानक उनकी आंखों का रंग सफेद पड़ गया और उनकी चुप्पी डरावनी हंसी में बदल गई। उन्होंने धीरे से दरवाजे की ओर इशारा किया। सुरेश पीछे मुड़ा और उसके हाथ से पिज्जा के डिब्बे गिर गए। उसके सामने एक लंबा, काला, भयानक साया खड़ा था। सुरेश। ये क्या है? सुरेश जान बचाकर बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद बाइक रुक गई। टायर पंचर था। सुरेश ने पुलिस को फोन किया। तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसका खून जम गया। बाइक के पीछे वही औरत का साया और वे दोनों लड़कियां खड़ी थीं। सुरेश। भगवान, मुझे बचा लो। वो जंगल की तरफ भागा, पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद पुलिस सायरन की आवाज आई। पुलिस आई, घर की जांच हुई, लेकिन अंदर सिर्फ एक जंगली बिल्ली मिली और कुछ नहीं। अगली सुबह सुरेश को पता चला वो घर पिछले 3 साल से खाली पड़ा था और 3 साल पहले वहां रहने वाली एक औरत और उसकी 2 बेटियों का एक रात मर्डर हो गया था। आज भी सुरेश जब उस रात को याद करता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने उसी दिन पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन एक सवाल आज भी उसका पीछा करता है। आखिर वो फोन किसने किया था? गांव में 6 महीने से बारिश नहीं हुई थी। आसमान जैसे रूठ गया था। नीले नहीं, धूल भरे पीले बादल हर दिन मंडराते पर बरसते नहीं।
जमीन फट चुकी थी। दरारों में घास तक उगने से डरती थी। रातें अब और भी डरावनी लगने लगी थी। पीपल के पेड़ों से गुजरती हवा किसी और ही दुनिया की लगती। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंकता तो पूरा गांव ठहर जाता। धीरे धीरे लोगों के दिलों में अंधविश्वास ने पांव पसार लिए। देवी महाकाली हमसे नाराज हो गई हैं किसी ने। गांव पर श्राप दिया है हर शाम। जब सूरज ढलता और धूल उड़ती, गांव के चौराहे पर वही बातें दोहराई जाती। उसी गांव के सिरे पर जहां कच्ची पगडंडी खत्म होकर जंगल में समा जाती थी, वहीं रहती थी गौरी। एक झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बालों का जुड़ा और आंखों में ऐसा अजीब सन्नाटा जैसे सब कुछ देख चुकी हो। हर घर में उसका नाम इज्जत से लिया जाता। किसी को बुखार होता तो उसकी जड़ी बूटी काम आती। किसी औरत को प्रसव पीड़ा होती तो गौरी ही दाई बनकर जान बचाती। एक रात सीमा की प्रसव पीड़ा तेज थी। झोपड़ी के अंदर चीखें गूंज रही थी। हिम्मत रख बेटी, सांसों को थाम, सब ठीक होगा। फिर एक पल आया, सब कुछ शांत हो गया। बस बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी। दरवाजा खुला, गौरी बाहर निकली। गोद में नवजात, चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक कोमल सुकून। लेकिन उसी पल किसी ने झोपड़ी के भीतर झांका। सीमा निष्प्राण पड़ी थी, आंखें बंद, होंठ काले और बिस्तर पर खून सूख चुका था। रूपा मर गई है भगवान, रूपा मर गई। देवी महाकाली नाराज हो गई है। गौरी ने ही कुछ किया है। चुड़ैल है ये, इसने देवी को अपमानित किया है। तू ही थी वहाँ गौरी, तू ही थी जब सीमा चीख रही थी। हमने तुझ पर भरोसा किया था और तूने मेरी बहू को मार डाला। गौरी, तू ही थी अंदर, क्या किया तूने? मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। सीमा की सांसें कमजोर थी, उसका शरीर थक चुका था। मैंने तो बस देवी का नाम लेकर उसका दर्द कम करने की कोशिश की। हाँ, यह औरत रात को जंगल जाती है, मंदिर के पास, यही अशुभ है। हाँ, मैं जाती हूँ मंदिर, क्योंकि वहाँ शांति मिलती है। जब इस गांव ने मुझे अकेला छोड़ दिया तो वही देवी मेरी सुनती थी। मैं उनसे डरती नहीं थी। गौरी ये कहकर वहां से जाने लगी तो लोगों ने गौरी की झोपड़ी में आग लगा दी। तो गौरी ने बोला कि आज तुमने सच जलाया है, कल यही रात तुम्हारे दरवाजे पर होगी। यूं कहकर वो जंगल की ओर चली गई, पुराने चामुंडा मंदिर के पास। वहां उसने मिट्टी खोदी और एक कपड़े में लिपटा छोटा पुतला निकाला। उस पर कोयले से लिखा, तुम्हारी शांति मेरी छाया। और फिर धीरे से बोली, अपमान मिला है वो लौटेगा। अगले ही दिन से सरपंच रघुवीर के घर अजीब घटनाएं होने लगी। घर में बदबू फैलने लगी, खेतों में फसल काली पड़ गई, पशु बीमार पड़ने लगे और उसकी पत्नी कमला, उसके शरीर पर नीले धब्बे उभरने लगे। रात में वह चीख कर उठती तो सरपंच पंडित मोहन के पास गए और बोले, पंडित जी, मेरे घर में क्या हो रहा है? किसी ने तुम्हारे घर की ऊर्जा बांध दी है। मंदिर के नीचे कुछ दबा है, उसे निकाल, वरना अनर्थ होगा। आधी रात में रघुवीर और 2 आदमी मंदिर पहुंचे और इसे अभी के अभी जला दो। जैसे ही मशाल पास गई वैसे ही तेज हवा चली। मशाल बुझ गई। मंदिर के भीतर से आवाज आई, सच को जलाओगे? अगले ही दिन से अगली सुबह कमला मृत पाई गई और उसके सिरहाने वही पुतला रखा था, लेकिन अब उस पर लिखे शब्द धुंधले हो चुके थे। रघुवीर की आंखें नम थी। उस दिन के बाद धनपुरा में कोई भी रात को जंगल नहीं जाता। कहते हैं कभी कभी हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम्हारी शांति